जनादेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम सोमवार को पूरा हो गया। इसी के साथ राज्य में चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन दिग्गजों ने नामांकन भरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया, तो उन्हें टक्कर देने के लिए जन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अमित जोगी ने पाटन से नामांकन भर दिया। इसके साथ ही अब इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने भी भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को इसी सीट से मैदान में उतारा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को उन पर भरोसा है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। वहीं रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और भूपेश बघेल की ओर से जनता को दी गई गारंटियों पर सवाल उठाए। यही गारंटी 5 साल पहले भी दी थी, तो पहले तो लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें से आपने क्या पूरा किया, कौन से वादे आपने पूरे किए। हर चुनाव में नई गारंटी देना और उसको भूल जाना, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, इनकी एक गारंटी पक्की है कि इनकी तिजोरियां भरेगी, बस उतनी गारंटी कंप्लीट करते हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ के जालबांधा और बिलासपुर में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में बाकी की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा फिर किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ पहले से ही 1,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है और नया कर्ज माफी इसे और कर्ज में ले जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सारखी गांव के नरोत्तम साहू प्रेमचंद की साहित्य गोदान के नायक सरीखे बन गए हैं। सारखी गांव छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा में पड़ता है। नरोत्तम की 5 एकड़ की खेती है। राज्य में कर्ज माफी की घोषणा ने जोर क्या पकड़ा। नरोत्तम पीएनबी से लोन लेकर ट्रैक्टर के मालिक बन बैठे। राज्य में केसीसी किसानों का कर्जा तो माफ हुआ, लेकिन नरोत्तम जैसे लाखों किसान कर्ज माफी से महरूम रह गए। अब जिंदगी है कि तिल तिल कर बीत रही है। सरकार, कांग्रेस की सरकार घोषणा की थी पूर्व में और अभी भी और कर रहे हैं, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का तो कर्ज माफ हुआ, लेकिन और अन्य बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ। वो जो नाम बोलते हैं हम जिस कहेंगे कर्ज, किसका कर्ज माफ किया, इनमें से किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आपने कहा हम कैबिनेट की बैठक में, प्रथम बैठक में ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कर्जा माफ किया, लेकिन कौन से किसानों का कर्जा माफ किया? आप उन किसानों का कर्जा माफ किए जो किसान लगातार सोसाइटियों में खाद खरीदी करते हैं और उससे ऋण निकालते हैं। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने जिस चालाकी से किसान कर्ज माफी कहा,
उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज को शामिल ही नहीं किया, केवल सहकारी और केसीसी कर्ज को शामिल किया गया। अर्थशास्त्र के जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कर्ज की 3 योजनाएं हैं: अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक कर्ज के जरिए राज्य सरकार ने प्रति किसान करीब 21,433 रुपए का कर्ज माफ किया, जो कुल मिलाकर 9,270 करोड़ रुपए होता है। कर्ज माफी का ढोल पीटने वाली भूपेश सरकार भूल गई कि राज्य में 35 लाख किसान हैं, जिनमें 23 लाख पंजीकृत हैं। राज्य में कुल 16 लाख किसानों का ही अल्पकालिक कर्ज माफ हुआ। इसे कहते हैं सियासत। जिस किसान और कर्ज माफी के दम पर भूपेश बघेल सत्ता पाने में सफल हुए, उन्हीं किसानों को वो भूल गए। बड़ा सवाल है कि आखिर ये किसानों का कैसा आर्थिक सशक्तिकरण है। हमने कर्ज माफी भी की, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। किसानों के में अब वो संपन्नता आने लगी है और अब फिर से हम लोगों ने कर्ज माफी इसलिए किया है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो हमारा किसान, इसलिए हमने किया। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी कहते हैं, भूपेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार किसानों का सहकारी कर्जा भी माफ नहीं कर पाई है। अल्पकालीन ऋण ही माफ किया इन्होंने, जबकि इनका वायदा था, छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसमें था कि किसानों का हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य पहले से ही 1,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज से लदा है। नया कर्ज माफी इसे और कर्ज में ले जाएगा। सरकार सत्ता सुख की आस में कर्ज माफी का पाखंड रच रही है। ऋण माफी के ऊपर यही उनका कहना है कि 2018 में जिस पैटर्न में हम ऋण माफी किए थे, उसी पैटर्न में ऋण माफी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन ऋण ही माफ होगा, या प्राइवेट संस्थाओं से या साहूकारों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो किसान लोन लिए हैं वह माफ नहीं होगा। कर्ज माफी में जो छूट गए, उनकी नैया कौन पार करेगा, ये तो किसान ही पूछ रहे हैं। अब चुनाव सामने है तो एक बार फिर कर्ज माफी का ऐलान है। अब देखना है कि इस बार किसान सरकार के पैतरे को कितना समझ पाते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की सियासत पर एक शायर की रचना है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, दरख्तों तेरा इम्तहान बाकी है। वो जो सूखी मेरों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों अब तो बरस जाओ सूखी ज़मीनों पर, किसी का मकान गिर भी है, किसी का लगान बाकी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। तो किसानों की हालत तो आपने देख ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले के कोटक कल्याण में करोड़ों की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन में कई खामियां नजर आ रही हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हाशिए पर है, लेकिन निर्माण कार्य जोरों पर है। देखिए संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में डीएमएफ फंड से बन रहा ये अस्पताल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालत ये है कि निर्माणाधीन अस्पताल के पिलर को हाथ लगाते ही पिलर हिलने लगती है। स्थानीय लोगों को शिकायत है कि अस्पताल भवन में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ जो कटे कल्याण ब्लॉक में जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, वो एक तरफ से देखा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब एक आप सिला रहे हो तो पूरा हिल रहा है उसका कलम, एक कलम नहीं, कम से कम 2 या 3 हिल रहा है। कटे कल्याण में निर्माणाधीन अस्पताल भवन तो भ्रष्टाचार की एक बानगी भर है। बस्तर संभाग में इसी तरह बने कई सरकारी अस्पताल हैं जो निर्माण के 1 साल के भीतर जर्जर हो गए हैं। बीजेपी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोनों ही इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। डीएमएफ के पैसे का बंदरबाट हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कांग्रेस सरकार की शाह में हो रहा है।
और ये डीएमएफ की राशि जो है इसका जो इस्तेमाल होना चाहिए था ग्रामीण स्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होना चाहिए था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसके लिए डीएमएफ एक आधार था, पर आजकल डीएमएफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। कंस्ट्रक्शन की स्थिति ये है कि अगर 1 साल के बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है 1 साल के बाद उसके प्लास्टर झड़ने लगते हैं या फिर छतों से टपकने लगता है पानी। वहीं कांग्रेस अस्पताल भवन निर्माण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर रही है। जहां पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है वहां सिर्फ फाउंडेशन खड़ा हुआ है और फाउंडेशन खड़ा होने के बाद कहते हैं कि बिल्डिंगें हिल रही है। ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करना चाहती है। बीते कई महीनों से अस्पताल भवन के निर्माण का काम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं गया। पर जब पिलर हाथ लगाने से ही हिलने लगे तब जाकर प्रशासन निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की बात कह रहा है। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूरस्थ इलाकों से आई विकास की तस्वीरें छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खोलती है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। तो ये है हालत और ऐसे हैं हालात। कैसे बदलेगी तस्वीर, जानते हैं अपने सहयोगी से, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। धीरज, साफ तौर पर कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से जो बातें निकल कर सामने आई हैं उसमें कांग्रेस ने एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर अपनी बात रखी है। हम 2018 में देख चुके हैं, उसके बाद जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट थी वो भी हमने देखी कि अभी भी किसान किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अतिरिक्त बोझ लगातार हम देख रहे हैं कि इस राज्य पर पड़ता जा रहा है, कैसे पार पाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि किसान कर्ज माफ़ी के रूप में जिस तरीके से साल 2018 में चालाकी की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लोन लेने की स्थिति में नहीं थे, वो भी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेकर कर्जदार बन गए हैं, और अभी उनकी जो ज़िंदगी है वो देखने के लायक है, जो कि मैंने आपको रिपोर्ट में बताया। तथ्यों के आधार पर अगर हम समझें तो राज्य में कुल मिलाकर 35 लाख किसान हैं, और 35 लाख किसान में अगर पंजीकृत किसानों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 23 लाख है, और कर्ज माफ़ी की ही बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 15 से 16 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। और उसी 15-16 लाख के डेटा के आधार पर कांग्रेस जो पूरे राज्य में सियासत की जो चाल चली है कि कैसे हमने पूरे प्रदेश में लोगों की कर्ज माफ़ी कर दी, उसका जो दूसरा स्वरूप ये देखने को मिला है कि उस कर्ज माफ़ी के नाम पर जो मध्यकालिक जो किसान थे वो किसान क्या हो गए हैं, वो कंगाल होने की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने कर्ज माफ़ी के नाम पर, उन्हें पता था कि सरकार ने कर्ज माफ़ी कहा है, तब सरकार ने ये क्लियर नहीं किया था कि इस कर्ज माफ़ी का मतलब छोटे किसानों के लिए है, साहूकारों के लिए है, या जो सहकारी बैंकों से जिनका लोन है उसका है। तो किसान सरकार की चालाकियों में फंस गए, और कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है और या कोई कर्ज माफ़ी के नाम पे छोटे छोटे उद्यम लगा रहा है, और हालत ऐसी है कि वो उन किसानों की स्थिति दिनों दिन यहाँ खराब होती जा रही है। और अगर आपने पूरे प्रदेश में कर्ज माफ़ी की बात करें तो ये सच है कि राज्य के जो छोटे किसान हैं, जो गांव के जो उन तक कर्ज माफ़ी का लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें उनका लाभ नहीं मिला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राज्य के कर्ज की बात करें तो हम जानकारों से, काफ़ी लोगों से हमने बात की, ये प्रदेश अभी भी 1,18,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है, और ये जो कर्ज है वो रीपेमेंट का कर्ज है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस बार के घोषणा पत्र में दोबारा कर्ज माफ़ी की बात कर रही है, राहुल गांधी 10 लाख के स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, LKG से लेकर PG तक की फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेडिकल के छात्रों को एक मेडिकल के छात्रों के जो उनका जो कॉलेज का खर्चा होता है 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का होता है। बिल्कुल, कांग्रेस इस बात को समझ रही है, कांग्रेस यहाँ पर इस दावपेच को समझ रही है, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो एक बार फिर से वही चीज दोहराना चाहती है जो 2018 में उसने की थी। और कहीं ना कहीं किसान
किस हालत में है ये तो रिपोर्ट साफ तौर पर उजागर कर ही रही है कि वहां के हालात कैसे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस वही चाहती है कि जैसे 2018 में हुआ वैसा ही अब हो पाए। इसीलिए वो लगातार किसानों को ही निशाना बना रही है और उसके बाद फिर यही चीज होगी कि बहुत सारे किसान ऐसे रहेंगे जो इससे वंचित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार मध्य प्रदेश से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस अभी से जीत के अपने अपने दावे भी करने लगी हैं। नामांकन भरने का काम पूरा होने के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चली हैं। अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने उनके सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल तो समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में रोड शो किया, जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बुधनी और मध्य प्रदेश को बदलने निकले हैं। अरे चुनाव लड़ना को केवल खुद को महिमा मंडित करने का विषय थोड़ी है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य है बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य। कांग्रेसियों को तो शर्म आना चाहिए। एक बूंद पानी कभी खेतों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। मेडिकल कॉलेज खोला कभी? सीएम राज स्कूल बनाए क्या? आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार ये देंगे हम। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने खुशहाल युवा, खुशहाल मध्य प्रदेश के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। वहीं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी इंदौर की सभी 9 सीटों पर जीत के साथ मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। हम दावे से कहते हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी बीच बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने कहा कि प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के निजी वाहनों एवं घरों पर स्वेच्छा से लगाए गए पार्टी के झंडे, प्रतीकों को गलत तरीके से हटा रही है, इसे रोका जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में जिस प्रकार के कुछ अवरोध उत्पन्न किए गए हैं
उस पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने निजी आवास पर, अपने दुपहिया वाहन पर पार्टी का झंडा लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चल सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भोपाल से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत का रुख करते हैं। अजीत, साफ तौर पर अब जो फिजा है और जो हवा है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कहती है अब की बार की जो दिशा है, क्योंकि अब की बार का जो चुनाव है बेहद खास होने वाला है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो फोकस में हैं और आने वाले समय के लिए एक मजबूत मध्य प्रदेश का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। क्या दिख रहा है? बिल्कुल गौरव, देखिए इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव जो है वो थोड़ा अलग तासीर लिए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कभी भी देखिए हमेशा से विकास की राजनीति हुई है यहाँ पर और द्विदलीय व्यवस्था रही है, यानी कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई एक ही दल जो है हमेशा सत्ता में रहा है, हमेशा सरकार जो है वो बनाया है बहुमत के साथ में। लेकिन इस बार क्या है, जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआती जो मुद्दे थे कांग्रेस ने उठाए थे मध्य प्रदेश में, वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और यहाँ पर कमीशनखोरी, इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। लेकिन बीच में कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप रही है, अगर हम बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो रैलियां हुई मध्य प्रदेश में, तो उसमें मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए हैं और उसमें जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की है और अब उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है वो इन सब चीजों से अलग रही है। यहाँ पर जात पात को लेकर ऐसा कोई बहुत ज्यादा जनता में आग्रह नहीं रहता है और मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत ही अलग है। विकास को लेकर हमेशा यहाँ राजनीति चलती रही है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे यहाँ पर बदल रहे हैं और फ्री बीज का मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ पे इस समय, और पहली बार ऐसा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि फ्री की योजनाओं की जो है, घोषणाओं की जो है बाढ़ सी आ गई है। अगर हम बात करें कांग्रेस से जो मैनिफेस्टो जारी हुआ अभी कुछ दिन पहले, उसमें 1000 से ज्यादा ऐसे वादे किए गए हैं, ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो कि पूरा करना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब तमाम पार्टियां जो है वो इसकी ओर आगे बढ़ रही हैं और ये संकेत बहुत पहले ही सामने आ गए थे कि मध्य प्रदेश में अब ये जो फ्री का कल्चर है, जो फ्रीबीज का कल्चर है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे देखिए मतदाता भी जानता है मध्य प्रदेश का कि उसको कौन से मुद्दे जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है और क्या कौन सी स्थिति से जो है राज्य आज इस स्थिति में पहुंचा है, जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था, बीमारू राज्य था, आज वो विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, तमाम सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस समय जो है मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां जो है, खासतौर पर जो बिल्कुल अजीत, साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है और ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं वो कितने प्रभावी होंगे वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, जब जनता जो कि जनार्दन है वो इनके भाग्य का फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। प्रचार के बीच ही सत्तारूढ़ BRS सांसद के प्रभाकर रेड्डी पर जानलेवा हमला हुआ है। सिद्दीपेट में प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर को रैली में BRS कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बात मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मिजोरम चुनाव प्रभारी किरण रिजिजू भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। किरण रिजिजू ने मिजोरम में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मिजोरम में इस बार भाजपा को पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी।
उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में भागीदारी करती है तो मिजोरम को भी हमारी डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलेगा। मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। I think BJP will play important roles, and for that we have to win good numbers of seats. I cannot say how many seats we can win, but I'm very hopeful that this will be our best performance ever. And from now on, BJP will play greater part and greater role in development of Mizoram through our presence in the Legislative Assembly. So I think BJP will win a very impressive numbers of MLA seats this time. तो देखा आपने कि पांचों राज्यों में किस तरह की हलचल चल रही है। ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। जनादेश के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।